हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए स्टैटिक जीके की श्रृंखला लेके आए हैं और इसमें हमारी कोशिश है कि आने वाले जो एग्जाम है वो आसानी से आप क्रैक कर पाएंगे और जीके में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज जो हमारी लेक्चर होने वाला है, बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, आज हमारा बच्चों लेक्चर जो होने वाला है वो थर्ड लेक्चर होने वाला है। कौन सा होने वाला है? थर्ड लेक्चर होने वाला है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप क्लास को शेयर जरूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाया करिए। आप चैनल शेयर सब्सक्राइब करवाते हैं तो आपके लिए लाते रहेंगे शानदार क्लास। कुछ मैप के बारे में भी हम क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ जहां जिस देश की लोकेशन आएगी या जल स्टेट वगैरह आएंगी वहां हम आपको क्या कराएंगे, डिस्कशन कराएंगे। ठीक है। साथ ही साथ वर्ल्ड मैप में कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो आपको वर्ल्ड मैप पे भी डिस्कशन करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने पहला क्वेश्चन है बच्चों, काफी अच्छा है, ये कई बार एग्जाम में देखा गया है। क्वेश्चन है पहला, कोको चैनल निम्न में से किनको अलग करता है? कोको चैनल, सबसे पहले तो दिमाग में आनी चाहिए कि भाई ये कोको चैनल कहां पे है। ठीक है। ऑप्शन में कह रहा भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और म्यांमार, भारत और अफगानिस्तान। तो सबसे पहले हम लोग जो चलते हैं वो मैप की ओर मूव करते हैं। देखो कोको चैनल जो है यहां पड़ेगा। आप जब मैप को देखोगे तो कोको चैनल कहां पड़ेगा? यहां पड़ेगा कोको चैनल। ये आप देख रहे होंगे ऊपर, ये क्या है? म्यांमार। क्या है ये? म्यांमार है। क्या है ये? म्यांमार है। ठीक है। नीचे अंडमान निकोबार है। तो कायदे में तो ये म्यांमार और अंडमान के बीच में है। अगर कायदे में आप देखोगे तो म्यांमार और अंडमान के बीच में है। किसके? म्यांमार और अंडमान के। लेकिन अंडमान निकोबार किसका है? भारत का है। इसीलिए ये भारत और म्यांमार के बीच में होगा। यही देखो भारत का नारकोंडम ज्वालामुखी है, ध्यान रखना। भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोंडम। याद रखना कौन सा है बच्चियों? नारकोंडम। इसके साथ ही यहीं आगे पूरब में 135-40 किलोमीटर के करीब पर भारत का बेरन आइसलैंड सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? बेरन आइसलैंड। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। ये अंडमान है और ये क्या है? निकोबार है। क्या है? निकोबार है। तो देखो ऑप्शन अब देखते हैं हम लोग। ऑप्शन देखते हैं, ये बंगाल की खाड़ी में है, ये आप ध्यान रखना। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ? भारत और म्यांमार। आसानी से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। बेसिक सी जानकारी इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये आपके सामने कुछ क्या है? जल संधि है, वाटर स्ट्रेट है। सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई वाटर स्ट्रेट क्या होती है। वाटर स्टेट होती है, देखो मैं पहले पहुंचता हूं वर्ल्ड मैप पर, पहले आपको जल संधि समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखो जल संधियां होती हैं, दो बड़े स्थल खंड होंगे। जैसे मान के चलिए एक अफ्रीका स्थल खंड है ये, और एक ये सऊदी अरब है। तो इसके बीच में एक बब अल मंदेब, कौन सी? बब अल मंदेब जल संधि है। कौन सी है? बब अल मंदेब। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों आपसे यह है कि दो बड़े स्थल खंड के बीच पानी का जो सकरा एरिया होता है उसी को जल संधि कहते हैं। ऐसे ही यहां देखो ओमान और यहां ईरान के बीच में हॉर्मुज जल संधि है। समझ में आ रही है? वैसे ही देखो ये सुमात्रा द्वीप है और इधर मलेशिया है, यहाँ मलक्का जल संधि है। तो दो बड़े स्थल खंडों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को देखो उसी को हम क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा डिस्कशन कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ेंगी। तो देखो कोको चैनल अभी हमने बताया था, अंडमान और कोको द्वीप। म्यांमार का कोको द्वीप है अंडमान, और म्यांमार का क्या है बच्चों? कोको द्वीप। म्यांमार का क्या है? कोको द्वीप। तो अंडमान और कोको द्वीप के बीच में पड़ती है क्या? कोको चैनल। वहीं आपसे पूछ लेगा 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल, ये पूछ लेगा। तो ये अंडमान निकोबार, अंडमान को, ये जो लघु अंडमान है उसे निकोबार से क्या करता है? दूर करता है। अगर आप लोकेशन इसकी देखोगे तो डायरेक्ट आप लोकेशन देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो लोकेशन जब देखोगे इसकी बेटा आप, तो देखो यहां लघु अंडमान है। क्या है? यहां लघु अंडमान है और देखो यहां निकोबार है। तो इनके बीच में यहां पड़ता है 10 डिग्री चैनल। क्या पड़ता है? 10 डिग्री चैनल है। ये ऊपर लघु अंडमान और नीचे निकोबार है, कार निकोबार। तो इन दोनों के बीच में क्या पड़ता है? 10 डिग्री चैनल पड़ता है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पाक जल स्ट्रेट, कौन सी? पाक जल संधि। तो ये भारत और श्रीलंका के, भारत के जो तमिलनाडु का जाफना प्रायद्वीप है उससे क्या होती है? टच होती है। देखो आप अगर यहां देखोगे तो इसे भी देख सकते हो। देखो ये रही, यहां जब आओगे आप तो देखो ये भारत का तमिलनाडु ये है और ये श्रीलंका का है यहाँ।
तो ये भारत का तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच, जाफना प्रायद्वीप के बीच, ये है पाक जल स्ट्रेट। क्या है? पाक स्ट्रेट। ध्यान रखना, इसकी लोकेशन को भी आप क्या रखना, याद रखना। ठीक है, क्लास अच्छी लगती है तो जरूर शेयर सब्सक्राइब क्लास को करवाया करें। अब देखो आगे देखिए, इसमें 6 डिग्री चैनल। तो 6 डिग्री चैनल जो है बच्चे वो दूर करेगा ग्रेट निकोबार को। किससे? देखो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। 6 डिग्री ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। किससे? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। आप देखिए यहां आप देखिए, देखो ये ग्रेट निकोबार है। जब आप बंगाल की खाड़ी में आओगे, इंडिया के पास यहां आओगे आप, ठीक है ना, तो देखो ये सुमात्रा प्रायद्वीप है। क्या है? सुमात्रा प्रायद्वीप। और देखो यही इंडिया के बंगाल की खाड़ी में ये यहाँ ग्रेट निकोबार है। तो यहाँ 6 डिग्री चैनल है। क्या है? 6 डिग्री चैनल। पहले यहीं पर भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट था। कौन सा था? भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट था इंदिरा पॉइंट। यहाँ कितने पे था? 6 डिग्री 45 मिनट पर। वो वर्ष 2004 में जो सुनामी आई थी, उस सुनामी में क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। ठीक है ना, क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही 9 डिग्री चैनल, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से क्या करता है? दूर करता है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। किससे? मिनिकॉय को लक्षद्वीप से दूर करता है। देखो मिनिकॉय को कौन सा 9 डिग्री चैनल, ध्यान रखना 9 डिग्री। देखो मिनिकॉय यहाँ है और लक्षद्वीप यहाँ है, तो यहाँ है 9 डिग्री चैनल भारत का। क्या है? 9 डिग्री चैनल। ठीक है ना, याद रखना आप कौन सा है? 9 डिग्री चैनल। ठीक है ना, मिनिकॉय को किससे दूर करता है? लक्षद्वीप से दूर करता है। तो आज का लास्ट है इसी में, सॉरी इस चैनल में लास्ट है 8 डिग्री चैनल। तो ये मालदीव को मिनिकॉय से दूर करता है। किससे? मालदीव को मिनिकॉय से दूर करता है। ये दोनों ही भारत के, देखो मालदीव अलग देश है जो अरब सागर में पड़ता है। ठीक है ना, तो कोई ये यहाँ आपको दिखा देता हूं। ठीक है ना, यहाँ आपको शायद थोड़ा सा दिख जाए। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये मालदीव है और ये भारत का मिनिकॉय, और यहाँ है 8 डिग्री चैनल। क्या है? नॉर्थ और है, ध्यान रखना 8 डिग्री चैनल। तो ये भी याद रखना आप। ठीक है ना, तो ये मैंने सब आपको मैप पर दिखाया। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट थोड़ा सा अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है बेटा। वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर राज्य के 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है? 7 सिस्टर मतलब 7 बहनों का राज्य। ठीक है ना, तो कौन नहीं है? कह रहा सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम या मेघालय। इसे जब हम इंडिया मैप पे चलते हैं तो देखो यही देखते हैं इंडिया मैप पर। ये आप देख रहे होंगे, ये पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे थे। तो देखो यहाँ जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये राज्य मिजोरम, कौन कौन से राज्य? मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, मणिपुर 3, नागालैंड 4, अरुणाचल प्रदेश 5, मेघालय 6 और साहब आसाम 7। ध्यान रखना ये 7 सिस्टर में आते हैं। फिर कौन 7 सिस्टर में नहीं आता? तो देखो ये यहाँ सिक्किम है, तो ये सिक्किम 7 सिस्टर का भाग नहीं है। एक बात और आपसे पूछ लेगा, यहीं आपसे एक बात और पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछी जाएगी कि कौन राज्य है पूर्वोत्तर राज्य सभी 7 सिस्टर की सीमा साझा करता है? देखो ये आसाम ऐसा है जो सबसे सीमा साझा कर रहा है। देखो अरुणाचल प्रदेश से भी लग रहा है, नागालैंड से भी लग रहा है, मणिपुर से भी बच्चों लग रहा है, और मिजोरम से भी लग रहा है, त्रिपुरा से भी लग रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखना इसकी सीमा जहां तक है, देखो भूटान से भी साझा होती है और पश्चिम बंगाल से भी होती है, लेकिन ये सभी 7 सिस्टर से अपनी सीमा साझा करता है। तो इसमें कौन आंसर नहीं होगा? सिक्किम आंसर नहीं होगा। कौन नहीं होगा? सिक्किम। सिक्किम वो राज्य है जहां में भारत से पहले चोंगयाल वंश का शासन था। किसका? चोंगयाल वंश का शासन था। ठीक है ना, भारत में आने से पहले। तो देखो अब इसमें मैं आगे आपसे डिस्कशन करूंगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम 7 सिस्टर में शामिल नहीं होता। क्लास कैसी लग रही है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलना। देखो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। तो कह रहा है वो सिक्किम पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है, जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हो, ये मैप हमने आपके लिए लगा दिया है। तो देखो ये है सिक्किम यहाँ, तो ये 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पश्चिम बंगाल आ जाता है, इसीलिए ये शामिल नहीं है। तो ये राज्य क्या है? सब 7 सिस्टर का पार्ट है। ठीक है ना, ये भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई 7 राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में म्यांमार से कौन सीमा साझा करता है? तो देखो म्यांमार से सीमा साझा करता है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। पूछ लेगा 7 सिस्टर में बांग्लादेश से सीमा कौन साझा करता है? तो ध्यान रखना मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम और मेघालय,
ये 4 राज्य क्या करते हैं, बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 सिस्टर, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। कह रहा सिक्किम को पर्यटन का स्वर्ग, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग माना जाता है, इसीलिए माना जाता है कि यहाँ जब जाते हो तो पहाड़ी पर्वतों वाला क्षेत्र है, तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा सिक्किम बड़ी इलायची का भारत में सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है। कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछे जाएंगे, भारत में जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन है बड़ी इलायची का वो कौन राज्य करता है, तो सिक्किम करता है, ठीक है ना। सिक्किम ऐसा भारत का पहला राज्य है बच्चों जो सबसे पहला राज्य बना जिसने ऑर्गेनिक खेती 100% ऑर्गेनिक खेती करना स्टार्ट किया है, ठीक है ना। साथ ही साथ सिक्किम को फल उद्यानों का शहर भी कहते हैं। सिक्किम जो आया था वो 36 में संविधान संशोधन 1975 में भारत में क्या किया गया था, शामिल करके लिया था, और ये भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था, 22वां राज्य। इससे पहले सिक्किम जो वो चोंग्याल वंश का शासन इसमें हुआ करता था, ठीक है ना। इसके साथ ही कुछ हम उत्पादन की बात कर लेते हैं, जैसे अभी आया था ना बड़ी इलायची का उत्पादन, फलों का उद्यान, तो यहाँ थोड़ा सा आपके लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इनमें से हम देख लेते हैं कुछ एक को, तो देखो डिस्कशन करते हैं बारीकी के साथ, ठीक है। तो इसमें देखो कह रहा भारत में जूट उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य, जूट उत्पादन कौन करता है सबसे ज्यादा, तो जूट उत्पादन जो करता है वो पश्चिमी बंगाल करता है, ध्यान रखना। फिर कह रहा है भारत में मिर्च का उत्पादन कौन करता है, तो मिर्च का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है ना। भारत में बड़ी इलायची का, ये तो आपने पढ़ाई था अभी, सिक्किम बड़ी इलायची के उत्पादन के लिए है। साथ ही साथ भारत में छोटी इलायची, जो बड़ी पूछ रही है तो छोटी भी पूछी जा सकती है, तो ये केरल में, ध्यान रखना। छोटी इलायची का उत्पादन जो होता है, प्रोडक्शन होता है, वो केरल में होता है, और बड़ी इलायची का जो बिग कार्डम प्रोडक्शन ये तो सिक्किम में होता है, और स्मॉल कार्डन प्रोडक्शन ये केरल में होता है। साथ साथ पूछ लेगा लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना। सबसे बड़ा जनजातीय राज्य भी कौन है, मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा जनजातियां जो रहती हैं वो मध्य प्रदेश में रहती हैं, ठीक है ना। पूछ लेगा भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आसाम में बांस के घर पाए जाते हैं, और आसाम बांस का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, ठीक है ना। कह रहा भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक, तो महाराष्ट्र में काजू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। साथ ही साथ कह रहा प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो प्याज का भी महाराष्ट्र ही है, ध्यान रखना। कह रहा केसर का सबसे बड़ा उत्पादक, तो जम्मू एंड कश्मीर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। काली मिर्च और मसाले का उत्पादक केरल होगा। वहीं लीची का उत्पादक ध्यान रखना, तो बिहार में लीची का उत्पादन किया जाता है। और भारत में गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, गेहूं में देखो 2 चीजें हैं, कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश ज्यादा, लेकिन पर हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो पंजाब आप निशान लगा के आओगे। मतलब हेक्टेयर में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होते हैं, तो पंजाब में होते हैं, लेकिन टोटल में बात करोगे तो यूपी में होते हैं। उसके बाद देखो ये नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, ये धान का उत्पादन दे रखा है, यहाँ धान का पूछे तो धान का आप लगाओगे बेटा पश्चिमी बंगाल। धान का उत्पादन कहाँ सबसे ज्यादा होता है, पश्चिमी बंगाल। दुनिया में धान कौन सबसे ज्यादा करता है, तो चीन करता है। कौन करता है, चीन। दुनिया में पूछे आपसे तो क्या बताओगे, दुनिया में धान का और गेहूं का, दोनों का, धान का और गेहूं का, ध्यान रखना। गेहूं, धान और सब्जी सबसे ज्यादा कौन करता है, तो चीन करता है इन सब का उत्पादन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आपको बारीकी से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपके स्क्रीन पर, बेसबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो कह रहा है 9 होती है, 4 होती है, 11 होती है या 7 होती है। तो ध्यान रखना बेसबॉल खेल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 9 होती है। कितनी होती है, 9 होती है। थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। देखो वॉलीबॉल में संख्या पूछे तो आप बताओगे 6। वॉलीबॉल में कितनी होती है, 6। वॉलीबॉल में कितनी होती है बेटा, तो 6 होती है। वहीं बेसबॉल में पूछे तो 9, अभी यही पूछ रहे थे हम लोग। खो खो में पूछे कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 होते हैं। स्नूकर में पूछे तो 1 खिलाड़ी होता है। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कितने होते हैं, 7 होते हैं। पोलो में कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगर आपसे वाटर पोलो पूछे तो इसमें 7 होते हैं, और जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 8 होते हैं। क्रिकेट में आपको पता ही है, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं सबको अच्छा लग रहा होगा। ये आपके एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ध्यान रखना। तो क्लास को मिस बिल्कुल ना करना, ठीक है। साथ ही साथ अपने फ्रेंडों को और शेयर सब्सक्राइब करवाना। नेक्स्ट कह रहा संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल निम्न में से किससे संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल निम्न में से किससे संबंधित है। कह रहा फील्ड हॉकी, बेसबॉल, तीरंदाजी या फुटबॉल। तो ध्यान रखना, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था बेसबॉल ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है,
तो ये अमेरिका का, यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, इसके साथ ही डिस्कशन बारीकी से देख लेते हैं कहाँ कहाँ के कौन कौन से राष्ट्रीय खेल हैं। तो अभी पढ़ाई है मैंने, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। फ्रांस का जो राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल है। भारत का आपको पता ही है, भारत का क्या है? फील्ड हॉकी। भारत के हॉकी के जादूगर किसे जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को जाना जाता है। ठीक है ना। वहीं आपसे पूछे भूटान का राष्ट्रीय खेल तो तीरंदाजी, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी, नेपाल का राष्ट्रीय खेल तो ये दंडी बियू। 2017 से पहले नेपाल में वॉलीबॉल खेला जाता था, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल तो ये कबड्डी है। कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल तेजो, और इजराइल का राष्ट्रीय खेल जो है वो फुटबॉल है। इजराइल का कौन सा है? फुटबॉल है। तैयार कर लेना, यही एग्जाम में ये सब वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेशन कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं, यहां से आपका काम हो। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की भाषा लेप्चा है? लेप्चा भाषा किस, और पूर्वोत्तर का इशारा और दे रहा है। कह रहा है मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा। तो देखो डिस्कशन करते हैं, आप अपने आप ही निशान लगा लोगे। पूर्वोत्तर राज्यों की भाषा के बारे में बात करूं तो असमिया भाषा असम की है, अंग्रेजी भाषा अरुणाचल प्रदेश की भाषा अंग्रेजी है, मेघालय की भाषा देखो 3 है, अंग्रेजी भी है, खासी भी है और गारो भी है। ध्यान रखना, गारो खासी जयंतियां मेघालय में पहाड़ी भी हैं, गारो खासी जयंतियां। ठीक है ना, ये मैं पश्चिम से पूर्व की दिशा में बता रहा हूं, ये मेघालय में पहाड़ियां पड़ती हैं। ठीक है ना। और नागालैंड की क्या है? तो अंग्रेजी भाषा है। सिक्किम की क्या है? लेप्चा है और अंग्रेजी है। क्या है? लेप्चा है और अंग्रेजी है। मिजोरम की भाषा क्या है? मिजो। त्रिपुरा की बंगाली भी है और अंग्रेजी भी है, क्योंकि उसके पास में पड़ता है। तो आंसर आराम से आपको मिल गया होगा कि भाई लेप्चा भाषा कहाँ की है? सिक्किम की है। कहाँ की है? सिक्किम की है। ठीक है ना। तो आपको बताना है गंगटोक राजधानी कहाँ की है? गंगटोक राजधानी कहाँ की है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भाई गंगटोक राजधानी कहाँ की है। और भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है ना। और भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपके लिए पूछे जा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य और भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य, ये आपको बेटा बताना है। ठीक है ना। साथ ही नेक्स्ट चलते हैं, इससे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? इसका मतलब कौन देश है जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है? तो कह रहा मालदीव, सेशेल्स, मलेशिया या इंडोनेशिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, मालदीव की भी रुपया है, सेशेल्स की भी रुपया है, इंडोनेशिया की भी रुपया है, मलेशिया की मुद्रा रुपया नहीं है ना। रिंगिट, रिंगिट इसकी मुद्रा है। क्या है? रिंगिट। डिस्कशन कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आपके सामने दे रखी हैं विभिन्न देशों की मुद्राएं, और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा और पॉइंट बढ़ा दिया, क्योंकि यहां से कई एग्जाम में देखा गया है ये दक्षिण पूर्वी देश हैं, ध्यान रखना। और पाकिस्तान थोड़ा पश्चिमी है, लेकिन ज्यादातर देश इसमें दक्षिण पूर्वी हैं, और इनसे पूछे जाते हैं, इनकी राजधानियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो देखिए अब मैं डिस्कशन कराता हूं आपके लिए। तो भाई मलेशिया जो है उसकी मुद्रा क्या है? रिंगिट। राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। ये कुआलालंपुर लिख गया है, कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर है। ठीक है ना। ये नेक्स्ट, भारत की आपको पता ही है रुपया, नई दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। साथ ही साथ सेशेल्स की बात करें, सेशेल्स ध्यान रखना ये अरब सागर में पड़ता है, इसकी मुद्रा भी रुपया है, और विक्टोरिया इसकी क्या है? राजधानी है। साथ ही साथ नेपाल में भी रुपया चलता है, नेपाली रुपया। काठमांडू इसकी क्या है? राजधानी है। आपको बताना है काठमांडू में किसका हेड क्वार्टर है। आपको बताना है बेटा कमेंट बॉक्स में काठमांडू में किसका हेड क्वार्टर है। ठीक है। साथ ही साथ मॉरिशस की जो मुद्रा है वो भी रुपया है, और इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। क्या है? पोर्ट लुइस। नेक्स्ट है श्रीलंका का रुपया है, और इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा। ठीक है ना, श्री जयवर्धनेपुरा। ठीक है ना, पहले कोलंबो भी इसकी राजधानी थी। ठीक है ना। इसके साथ ही मालदीव की बात करें, मालदीव तो इसकी राजधानी, इसका भी रुपया मुद्रा है, और माले इसकी राजधानी क्या है? माले। पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी रुपया चलता है, और इसकी राजधानी है बेटा इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। वहीं इंडोनेशिया की बात करूं तो इसमें भी रुपया चलता है, और इसकी राजधानी क्या है? जकार्ता। क्या है?
जकार्ता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप क्या करना, तैयार करना। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति वन समाधि स्थल निम्न में से किससे संबंधित है? कह रहा महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि है उसे शांति वन कहते हैं, ठीक है ना। अब इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ महापुरुष रहे हैं जिनकी विभिन्न समाधियां भी हैं और उनकी मृत्यु का समय भी हमने क्या कर दिया है, आपके सामने रखा है। तो राजघाट पे किसकी है? महात्मा गांधी की, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये कब मरे थे? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने इनमें गोली मारी थी, ठीक है। सदैव अटल, ये किसकी समाधि स्थल है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी, 16 अगस्त 2018 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। किसान घाट चौधरी चरण सिंह की है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई यूएनओ में सबसे पहले हिंदी में भाषण किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, ठीक है ना। ये 28 मई 1984 को इनकी मृत्यु हुई थी। शक्ति स्थल आपसे पूछ लेगा, ये इंदिरा गांधी की है और ये 31 अक्टूबर 1984 को एक्सपायर हुई थी, ठीक है ना। ये 2 बार भारत की क्या रही है? प्रधानमंत्री रही है, ठीक है ना। इमरजेंसी इन्हीं के समय लगी थी भारत में, ठीक है। नेक्स्ट विजय घाट आपसे पूछ लेगा, लाल बहादुर शास्त्री की है और ये भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, ठीक है ना, ताशकंद में हुई थी, ठीक है। तो ये 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हुई थी और इनके समय ही भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसे भारत जीता भी था। शक्तिवन जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964 को ये मृत्यु हुई थी। ये भारत के पहले कौन थे? ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। इनके कार्यकाल को बड़ा अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। जब भारत स्वतंत्रता के फेज से गुजर रहा था तो इन्होंने काफी इंटरेस्टिंग तरीके से ऐसे क्या किया था, उभारा था भारत को। चैत्य भूमि किसकी है? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की समाधि स्थल है, ठीक है ना। और ये कब एक्सपायर हुए? तो 6 दिसंबर 1956 को, ठीक है ना। ये वही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है जिनको संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है, ठीक है ना। संविधान किसने लिखा था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, ठीक है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूपी समिति के सदस्य, प्रारूपी समिति के अध्यक्ष, संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसमें कितने सदस्य थे? तो 7, अध्यक्ष को लगा करके 7 सदस्य थे, ठीक है ना। फिर महाप्रयाग घाट पूछ लेगा, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, ठीक है ना। और 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हुई थी। और भारत के पहले राष्ट्रपति अगर पूछे तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कह रहा नहरों का देश, तो नहरों का देश पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है। उगते हुए सूरज का देश, तो बिल्कुल सूरज की शुरुआत ही कहां से होती है? जापान से होती है। फिर कह रहा स्वर्ण पैगोडा का देश थाईलैंड, ये गलत हो गया क्योंकि स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। झीलों का देश, तो बिल्कुल फिनलैंड में सबसे ज्यादा झील है, ठीक है ना। हजारों की संख्या में फिनलैंड में क्या है? झीलें हैं, ठीक है ना। फिनलैंड जो पड़ता है मतलब काफी अच्छा और विकसित कंट्री माना जाता है ये, ठीक है ना। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये पास कंट्री और काफी अच्छी कंट्री हैं एक दूसरे के। अब देखो कुछ देख लो, स्वर्ण पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है, ठीक है ना। इसके साथ ही अफगानिस्तान को अफीम का देश कहा जाता है। किसका? अफीम। थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। आपसे पूछ रहे सफेद हाथियों की भूमि, तो ये थाईलैंड। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है। पूर्व का मोती, ये श्रीलंका को कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? तो ये फ्रांस को कहा जाता है। सुंदरियों का देश, सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? तो ये फ्रांस को कहा जाता है। सुंदरियों की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन जो है वो है, कीवी किस देश की राष्ट्रीय पशु है? किस देश का राष्ट्रीय पशु है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जापान? तो ध्यान रखना कीवी किसका है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। कुछ देख लेते हैं जो पूछे गए हाल फिलहाल में। कनाडा का उदबिलाव है, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है, और भाई जापान का हिमबंदर है, और न्यूजीलैंड का कौन सा है? कीवी, जो मैंने अभी कराया था। ये हाल फिलहाल में कई एग्जामों में पूछ ले गए, वही मैं आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट,
और इससे और भारत के पड़ोसी राज्यों के मैंने इससे पहले वाली वीडियो आप देखना, उसमें भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी जो देश हैं, उनके सभी मैंने राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी सबको करा दिया है मैंने, ठीक है ना। तो इसके साथ ही नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो देखो यही गड़बड़ हो गया, ये उड़ीसा के पुरी में है। कहाँ है? उड़ीसा के पुरी में। बाद बाकी ने चेक कर लेते हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में है, बिल्कुल ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावर में है। और जगन्नाथपुरी का मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर ये कहाँ है? पुरी में है, ठीक है ना। इसका डिस्कशन देख लेते हैं कुछ एक मंदिरों के बारे में। कंदरिया महादेव के मंदिर की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है यह मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। राज्य को भी पूछता है तो आप आसानी से बता देना। ये फोटो देख रहे होंगे कंदरिया महादेव के मंदिर की, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा गुफाओं के देवता के नाम से इसे जाना जाता है। इसका निर्माण 999 ईस्वी में राजा धंग देव चंदेल ने की थी, जो चंदेल वंश का क्या था? शासक था। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर, एक सूर्य मंदिर गुजरात का भी है, ध्यान रखना, वो सोलंकी शासकों ने बनवाया था, ठीक है ना। और एक ये मंदिर कहाँ का है? ये पुरी का है, ठीक है ना, उड़ीसा के पुरी में अवस्थित है। और 1250 में पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने इसको क्या किया था? बनवाया था, ठीक है ना। इसे काला शिवालय या ब्लैक पगोड़ा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी इसकी फोटो देख रहे होंगे। तो ये बेसिक सी जानकारी इस मंदिर के ऊपर। अगले और देखिए, बृहदेश्वर मंदिर ये तमिलनाडु के तंजापुर में है, कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। लोकेशन भी ध्यान रखना। इसका निर्माण के बारे में बात करें तो 1003 से लेकर के 1010 तक मध्य प्रदेश चोल वंश के राज जो है वो राज चोल प्रथम ने इसकी क्या कराई थी? स्थापना कराई थी। अगर वर्तमान दृष्टिकोण से देखें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में बच्चियों क्या है? इसे रखा गया है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट इंपोर्टेंट है जगन्नाथपुरी का मंदिर। क्या? जगन्नाथपुरी का मंदिर, ये भी उड़ीसा में है, पुरी में। निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखना 1161 में पूर्वी गंग राजवंश के शासक राजा अनंत बर्मन चोलगंग, अनंत बर्मन चोलगंग ने करवाया था, ठीक है ना। इसे सफेद शिवालय भी कहते हैं, देख रहे होंगे व्हाइट टाइप लग रहा है। हिंदू धर्म के चारों धाम में से यह अपनी एक वार्षिक रथ यात्रा के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखना इसमें जो मूर्तियां वो लकड़ी, चंदन की लकड़ी की रखी हुई हैं। और ये भी मूर्तियों की ये पहचान है कि यहाँ सर्प रहना चाहिए, मतलब सर्प रहना चाहिए। उस चंदन की लकड़ी से जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, हर जब भी ये यात्रा निकलती है तब इन मूर्तियों को क्या किया जाता है? रिप्लेस किया जाता है, दूसरी मूर्ति इनकी जगह पे लगाई जाती है। इसके साथ ही कुछ और एक प्रसिद्ध मंदिर है, गोमतेश्वर की प्रतिमा पूछ लेगा तो ये श्रवणबेला, कर्नाटका में श्रवणबेलागोल वही स्थान है। जब भुखमरी पड़ी थी, सूखा पड़ी थी, तो जैन जो भिक्षु थे वो श्रवणबेल गोला ही गए थे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी शामिल थे, ठीक है ना। आपको ये बताना श्रवणबेल गोला गए थे वो कौन से जैन संत थे? दिगंबर थे या श्वेतांबर थे? ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। मीनाक्षी मंदिर की बात करूं तो ये मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर जो है इस बात के लिए फेमस है कि इसकी परछाई नहीं पड़ती है। इतना टेक्निकल इसे बनाया गया है कि इसकी परछाई नहीं पड़ती है, ठीक है ना। बृहदेश्वर मंदिर तंजावर तंजौर में, मैंने अभी आपको डिस्कशन किया ही था। वेंकटेश्वरम मंदिर की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति में है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये माउंट आबू राजस्थान में है। ये प्योर सफेद संगमरमर से बना हुआ है। किससे? सफेद संगमरमर। भारत में सफेद, प्योर सफेद संगमरमर का अगर आपसे मंदिर पूछा जाता है तो माउंट आबू का दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये जैन मंदिर है, ध्यान रखना। क्या है? ये जैन मंदिर है बेटा। क्या है ये जैन मंदिर है, ठीक है, राजस्थान में है। पदना स्वामी मंदिर, तो पदना स्वामी मंदिर जो है त्रिवेंद्रपुरम केरल में है। ये तो कुछ इंपोर्टेंट मंदिर हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाकाल जैसे आकार वाला मूंगा का द्वीप समूह कौन सा है? तो मूंगा सबसे पहले मैं बताऊं ये प्रवाल, जो प्रवाल भित्ति जो होती है उनसे बनता है, ठीक है ना। प्रवाल मतलब जो एक जीव होता है, जूजेंथेलाई जीव। कौन सा? जूजेंथेलाई। जूजेंथेलाई जीव होता है, उसके मरने पर प्रवाल का निर्माण होता है, क्योंकि वो CaCO3 का क्या करता है? स्त्राव करता है। CaCO3 का स्त्राव करता है, तो वो अपनी सुरक्षा कवच के लिए प्रवाल बना लेता है, ठीक है ना। जब प्रवाल भंजन हो जाता है तो फिर प्रवाल भित्ति बन जाती है, ठीक है ना। तो उन्हीं को मूंगे का द्वीप कहते हैं। कह रहा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, श्रीलंका और मालदीव। तो ध्यान रखना लक्षद्वीप भारत का ये राज्य है, केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप इसे कहा जाता है, ठीक है ना। बेसिक सी अगर बातें देखें तो कह रहा लक्षद्वीप का आकार वलयाकार एवं एटोल है, ठीक है ना। एटोल मतलब जैसे अंगूठी होती है ना, उस आकार का। कह रहा लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है, बिल्कुल।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत भी कहते हैं। विश्व के मानचित्र पर श्रीलंका की आकृति कैसी है? नारियल की तरह दिखाई देती है। कैसी? नारियल की तरह। तो कुछ ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। इसके साथ ही निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की। बिल्कुल सही बात है। दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा अगर आपसे पूछे तो कनाडा की है। कह रहा विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध, ये स्थल है, क्या है? स्थलबद्ध देश है तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का देश है। मध्य एशिया आपको ये बताना है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा सागर पड़ता है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। कह रहा विश्व का सबसे दक्षिणी देश न्यूजीलैंड या सर्वाधिक देशों को स्पर्श करने वाला देश चीन, ये भी सही है। देखो ये न्यूजीलैंड नहीं है, ये गलत हो गया, ये न्यूजीलैंड है। क्या है? न्यूजीलैंड। इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर न्यूजीलैंड होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? न्यूजीलैंड होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको लोकेशन दिखाऊं न्यूजीलैंड की मैप में, देखो न्यूजीलैंड ये पड़ता है। देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ये है न्यूजीलैंड। क्या है ये? इसकी राजधानी अगर आपसे पूछे तो वेलिंगटन। कौन सी है? वेलिंगटन बेटा इसकी राजधानी है, ठीक है ना। और ये सबसे दक्षिणतम देश है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे दक्षिणतम देश इसे माना जाता है, ठीक है ना। तो ये आप क्या रखना, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं जहां हम डिस्कशन में चल रहे थे। अब क्या निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? दर्रे से क्वेश्चन भी कई पूछे जाते हैं। कह रहा जोजिला दर्रा, पालघाट दर्रा, शिपकीला दर्रा या कराकोरम। तो लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो जोजिला दर्रा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसके बारे में बेसिक सी जानकारी और देख लो। कुछ एक कौन से राज्य के कौन से दर्रे हैं इनको भी डिस्कशन कर लेते हैं, बेहद इंपोर्टेंट है। कह रहा है आप इसे याद रखना, माना नीति लिपुलेख। कैसे? माना नीति लिपुलेख। तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये कहां के हैं? उत्तराखंड के हैं। कहां के बेटा ये? तो ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। कहां के हैं? उत्तराखंड के। तुजू दर्रा पूछ लेता है, ये मणिपुर का है। तुजू दर्रा कहां का है? मणिपुर का। पीर पंजाल, कराकोरम, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा ये जम्मू एंड कश्मीर के हैं, है ना। हमारा आंसर जोजिला ही था अभी थोड़ी देर पहले। वहीं सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा, ठीक है ना, ये हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है ना। रोहतास के लिए बड़ा वाला लाचा सिप में लेकर आइए, ऐसे याद कर लेना। रोहतास के लिए बड़ा वाला लाचा सिप से कहां ले जाइए? हिमाचल प्रदेश में ले जाइए, ठीक है ना। दीफू, दीफू, यायांग और बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। यायांग के नाम से याद रख सकते हो, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश वो राज्य जिसका घनत्व सबसे, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ध्यान रखना। क्या है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व। नाथूलाल और जयलेपाल, जयपाल ये दोनों कहाँ के हैं? सिक्किम के हैं। तो ऐसे याद रख लेना, जयलेपला और नाथूला दर्रा कहाँ के हैं? सिक्किम के हैं। सैनकोटा और पालघाट ये दर्रा कहाँ के हैं? केरल के हैं। कहाँ के हैं? केरल के हैं ना। कुछ एक दर्रा और याद रख सकते हो, जैसे ये लिख रहा है थालघाट, भोरघाट, ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के दर्रा हैं। कहाँ के बेटा? महाराष्ट्र के दर्रा हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट बेसिक सी जानकारी कह रहा बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरात है। कह रहा जवाहर सुरंग इसी दर्रे में अवस्थित है। ये इंपोर्टेंट है इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH फर्स्ट ए लेह को जोजिला दर्रे से जोड़ते हुए कहा जाता है? कश्मीर घाटी से जोड़ता है। कह रहा नाथुला दर्रा सिक्किम और दक्षिणी तिब्बत में चुम्मी घाटी को जोड़ता है। किसे जोड़ता है? चुम्मी घाटी को जोड़ता है। वहीं बुर्जुल दर्रा की बात करें तो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, ठीक है ना। गिलगित पाकिस्तान, ठीक है, बाल्टिस्तान बोलते हैं। तुजू दर्रा भारत मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। अगर भारत से म्यांमार जाना है तो तुजू दर्रे से होके जाओगे। सिपकीला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला हिमाचल प्रदेश में है, उसे तिब्बत से जोड़ा। कह रहा बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लाहौर क्षेत्र से जोड़ता है। किससे? लाहौर क्षेत्र से। और लद्दाख के लेह से जोड़ता है, ठीक है ना। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपके लिए है, तैयार रखना इस इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट कह रहा 38वीं समांतर रेखा किसके बीच है? कौन सी? 38वीं। कह रहा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच, जर्मनी और पोलैंड के बीच, या अमेरिका और कनाडा के बीच। तो ध्यान रखना 38वीं जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच है। बेसिक सी जानकारी आपके लिए ये दे ही रखी है।
तो इस बेसिक जानकारी में वो कह रहा है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो ये भारत और चीन के बीच है। किसके? भारत और चीन के बीच है, ठीक है ना। साथ ही साथ 24वीं समांतर रेखा की बात करें तो ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। साथ ही साथ आपसे 49वीं समांतर रेखा, कौन सी? 49वीं समांतर रेखा, तो ये यूएसए और कनाडा के बीच 49 पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना। रेड क्लिफ आपको पता भारत और पाकिस्तान के बीच है, 3323 किलोमीटर इसकी क्या है बेटा? डिस्टेंस है। वहीं आपसे मैगीनोट नहीं मैगीनोट है ये, ठीक है। मैगीनोट जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। हिंडनबर्ग अगर आपसे पूछे तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है, ये भारत नहीं है, ये क्या है? ये जर्मनी है, ठीक है ना। जर्मनी और पोलैंड के बीच है। वहीं 38वीं समांतर रेखा जो हमारे क्वेश्चन में थी, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच है। बेहद इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तैयार रखना आप। दुनिया में कहीं से भी आपसे क्वेश्चन स्टैटिक रूप में पूछे जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा शहर रामगंगा के तट पर है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पेट का बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ना। कौन राज्य, कौन जो है शहर किस नदी पर है? कह रहा अयोध्या, बरेली, जौनपुर या गोरखपुर। तो ध्यान रखना रामगंगा नदी के तट पर कौन है? बरेली है। तो दूसरा इसका क्या हो जाएगा आंसर। कुछ शहर दे रखे हैं जो इंपोर्टेंट है आपके लिए, तो ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हम सामने लेके आए। यमुना नदी जो है इस पर बसा हुआ है आगरा। हुगली नदी पर बच्चों बसा हुआ है कोलकाता। वहीं आपसे पूछे मूसी नदी, तो मूसी नदी पर हैदराबाद बसा हुआ है, मूसी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर डिब्रूगढ़ बसा हुआ है, ये शहर पूछ लेगा। साबरमती नदी पर पूछे तो अहमदाबाद बसा हुआ है। वहीं गोमती नदी पर पूछे तो लखनऊ और जौनपुर बसे हुए हैं। सरयू नदी काफी फेमस क्वेश्चन है, यहाँ अयोध्या बसा हुआ है, ठीक है ना। और महानदी पर कौन बसा हुआ है? अगर ये आपके उसमें नहीं आ रहा हो तो ये महानदी है। और महानदी पर कटक बसा हुआ है। कटक किस नदी पर है बेटा? महानदी पर है। किस पे है? महानदी पर है। तो ये भी आप क्या कर लेना, तैयार कर लेना, ठीक है ना। इसके साथ है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलस्ती परियोजना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दुलस्ती परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी, चंबल नदी, चिनाब नदी या गोदावरी नदी। तो ध्यान रखना दुलस्ती जो नदी परियोजना है वो चिनाब नदी के तट पर है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट बेसिक सी कुछ बातें, पेन्नार परियोजना किस नदी पर है? तो ध्यान रखना कृष्णा नदी पर है ना। पोमचबाद योजना पूछे तो ये गोदावरी नदी पर है, ये दक्षिण भारत की गंगा बोली जाती है। नेक्स्ट नागार्जुन परियोजना पूछे तो ये कृष्णा नदी पर है। दुलस्ती परियोजना पूछे तो ये अभी क्वेश्चन में थी, ये चिनाब नदी पर है। गांधी सागर परियोजना पूछे तो बच्चों ये कहाँ है? चंबल नदी पर है। कहाँ है? चंबल नदी पर है। तो ये तैयार कर लेना इंफॉर्मेशन। कह रहा निम्न में से कौन सी लोक चित्रकला का सही युग्म नहीं है? कह रहा मधुबनी बिहार की है, बिल्कुल है। बरली चित्रकला किसकी है? बारली नहीं है, ये बरली है, महाराष्ट्र की है, बिल्कुल सही बात है। पट्ट चित्रकला उड़ीसा की है, ये भी सही बात है। काली घाट जो चित्रकला है वो पश्चिम बंगाल की है। कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। तो यही क्या हो गई? यही गलत हो गया, ठीक है ना। कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन देखिए आपके सामने दे रखी है। कह रहा मधुबनी कहाँ की है? बिहार की। कहाँ की है मधुबनी? तो ये बिहार की है। वहीं तंजौर पूछे आपसे तो तंजौर कहाँ की है? तमिलनाडु की है। गोंड कहाँ की है? मध्य प्रदेश की चित्रकला है। चेरियल पूछे तो तेलंगाना। पिथौरा चित्रकला पूछे तो ये गुजरात की है। कलमकारी चित्रकला पूछे तो ये बच्चों कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। बरली चित्रकला पूछे तो ये महाराष्ट्र की है। और वहीं कालीघाट ये मैंने आपको बताई थी, ये कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित, क्योंकि हम कई बार ध्यान नहीं रखते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई इस समय जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश। अभी कई लोगों के क्या होती है दिमाग में ये रहता है कि भाई ये पूर्ण राज्य हैं, अभी अब नहीं है। तो कह रहा दो राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य 6 राज्य, मतलब 6 राज्यों से 3 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, या 5 राज्यों से 2 राज्य और 3 केंद्र शासित, या 5 राज्यों से 3 राज्य या 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो देख लेते हैं इसकी बेसिक सी जानकारी। देखो मैप में पता चल जाएगी, ये आपको मैप से क्लियर हो जाएगा। आपसे ये पूछा गया पाकिस्तान कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है। तो देखो एक तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 तो केंद्र शासित प्रदेशों से करता है, एक पंजाब, एक राजस्थान, एक गुजरात, 3 राज्यों से करता है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा
और 5 में भी 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना, तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में है ये। तो देखो ऑप्शन डी में है ये, किस में है, ऑप्शन डी में, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना, देख रहे होंगे पाकिस्तान की सीमा 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों से, ये आपको बेसिक सी बात है यहाँ दे ही रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल, भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल हुमायूं का मकबरा कहां अवस्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, महाराष्ट्र में या श्रीनगर में? बेटा ध्यान रखना ये कहां पे है, दिल्ली में है। कुछ महत्वपूर्ण मकबरे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम आपके लिए लेके आए हैं, ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन बनने के चांस है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, फोर्ट विलियम ये कोलकाता में है, सेंट पॉल कैथेड्रल ये कोलकाता में है, वहीं पंचमहल आपसे पूछे तो ये उत्तर प्रदेश में है, हावड़ा का पुल पूछे कोलकाता में है, विक्टोरिया मेमोरियल पूछे तो कोलकाता में है, एलिफेंटा की गुफा पूछे तो ये महाराष्ट्र में है, वहीं एलोरा की गुफा पूछे तो ये भी महाराष्ट्र में है, और भाई हैंगिंग गार्डन ये कौन सा है, हैंगिंग गार्डन, तो हैंगिंग गार्डन पूछे तो ये कहां पे है, ये बच्चियों मुंबई में है। कहां पे है ये बच्चियों, मुंबई में है। बस आपको ये बताना है क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो निश्चित रूप से क्लास को सेव सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। निरंतर हम आपके लिए लाते रहेंगे ये क्लासें, बस आप करिए और अपने टेस्ट में बैठिए, यही अपेक्षा है आपसे कि निश्चित रूप से आप टेस्ट में जब बैठोगे तो कंफर्टेबल फील करोगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।